Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. सो फ्रेंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना एवेल्यूशन कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और कितने क्वेश्चन जो है आपके जो है कंप्लीट होंगे और कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बालकों में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों के विषय में सही कथन है। मूल प्रवृत्तियों केवल विशिष्ट बालकों में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मूल प्रवृत्तियों जन्मजात तथा आंतरिक होती है या प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित नहीं करती। देखिए, बेसिक टेंडेंसी जो होती है ना, उसके विषय में बताना है सही कथन। आपको पता है मूल प्रवृत्तियां जो है 14 होती हैं, है ना। और विलियम मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो ये जन्मजात भी होती हैं और जो है आंतरिक भी होती है, ठीक है डियर। लेकिन इन पर जो है वातावरण एवं संगत का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है डियर। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास के संबंध में सही कथन है। विकास बालक में होने वाले सभी परिवर्तनों का योग है। विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर नहीं पड़ता। बालक का विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है या बालक का विकास उसके शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से संबंधित है। तो सही कथन नहीं है डियर, वो हमें बताना है। यहाँ पर नहीं, थोड़ा जो है मिसप्रिंट है, तो नहीं बताना है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर नहीं पड़ता है। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। कक्षा के वातावरण को शांत करना, कक्षा में सजावट करना, कक्षा में महापुरुषों के चित्र लगाना या कक्षा की सफाई करना। तो दिए गए विकल्पों में से कक्षा के वातावरण को शांत करना जो है शिक्षार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करने का सबसे उपयुक्त उपाय है। तो थर्ड का आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है, यानी डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेना। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो देखिए, 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं और ये ऐसा समय है जिसमें व्यक्ति जो है बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है और इस अवस्था में क्या करता है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की आदत उसको हो जाती है क्योंकि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो है अधिक होते हैं। तो फोर्थ में आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था में। बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? रटने की आदत को प्रोत्साहन देना, पाठ की पुनरावृत्ति कराना, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या निरंतर मौखिक अध्यापन कराना। तो आंसर बताइए फिफ्थ का। तो राइट आंसर है पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ठीक है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक के दूषित वातावरण में परिवर्तन होने से होता है, ठीक है। तो बालक के दूषित वातावरण में परिवर्तन करने से होता है अच्छी आदतों का निर्माण, बुरी आदतों का निर्माण, अभिरुचि का निर्माण या दृष्टिकोण का निर्माण। तो अगर बालक के दूषित वातावरण में चेंजेस किए जाएं तो उसमें जो है अच्छी आदतों का निर्माण किया जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। अपना स्कोर जो है लास्ट में ज़रूर बताना है डियर। अंतर्मुखी बालक होता है स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, सभी के साथ मिलकर चलने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला या समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला। तो अंतर्मुखी बालक होता है, वे बालक होते हैं डियर जो एक होता है ना कि बच्चा खुद में खोए रहता है, स्वयं में खोए रहता है, उनके अपने विचार होते हैं, एकांत में विश्वास करते हैं। तो थर्ड आंसर यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की विशेषता है? कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना, शिक्षा के इनपुट को प्रोत्साहित करना, खेलों का विशेष आयोजन करता है या विशेष समूहों से अध्यापकों को शामिल करता है।
तो आंसर क्या सही हो जाएगा? और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है सभी छात्रों को उनकी शक्तियों, उनकी कमजोरियों, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो अयोग्यता है, उसको अनदेखा करके जो है एक साथ लेकर आती है। तो आंसर जो है कि कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। फर्स्ट आंसर इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना जो है, यहाँ पर लीना आएगा डियर, लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या अंत व्यक्तिगत संबंध। तो देखिए, आप जो भाई बहन हो, आप में भी क्या होता है, आप में से आप तो जल्दी सीख लेते होंगे, आपका भाई जो है वो थोड़ा कम टाइम लेता होगा या ज़्यादा टाइम लेता होगा। तो आप दोनों में भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। कहते हैं एक माँ के पेट से जन्म हुआ है, लेकिन दोनों बच्चे जो भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी, उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सही हमारा? थर्ड आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नता। इंडिविजुअली जो है सभी जो है डिफरेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में बालकों के गत्यात्मक कौशल ज्ञात करने में सहायक नहीं होता है। अभ्यास, हस्तलेखन, अधिक प्रक्रिया, या अवांछित विश्राम। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बालक के गत्यात्मक कौशल के विकास में अभ्यास, हस्तलेखन और अधिक प्रक्रिया से गुजरना तो है, लाभकारी होता है, लेकिन विश्राम से गत्यात्मक कौशल में कोई वृद्धि नहीं होती। सो दैट्स वाई आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। माध्यमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, नवाचारों का प्रयोग, या विद्यालयी आदर्शों का पाठ पढ़ाना। तो 11th में आंसर सही होगा। प्रभावशाली भाषण से माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को जो है मोटिवेट किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि किसी बालक को कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, बच्चों को स्पीच देना, ताकि बच्चे जो हैं मोटिवेट रहें। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, या बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। तो 12 का आंसर सही हो जाएगा। तो बालक के सामाजिक एवं शारीरिक विकास में खेल की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे जो हैं, जो अननोन पीपल होते हैं, उससे भी सामाजिक संबंध जो है स्थापित कर लेते हैं, और सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल जो है समायोजन सीख लेते हैं। तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, अगला है, शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करें, परीक्षा से इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। तो 13 में आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में मोरल एजुकेशन को इम्पोर्टेंट इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बालकों में नैतिक शिक्षा का विकास इस पर डिपेंड करता है कि शिक्षक जो हैं स्वयं उस तरह के आचरण करे, मतलब उस तरह का बिहेव करे, ठीक है, नहीं तो बच्चे भी वैसा ही ग्रहण करेंगे, है ना। तो आंसर क्या सही हो जाएगा कि शिक्षक जो है स्वयं इसका आचरण करें, खुद भी ऐसा ही बिहेव करें, ताकि बच्चे टीचर को देख के सीखें। तो सेकंड आंसर सही है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक सैद्धांतिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या सामाजिक आवश्यकता है। तो 14 में आंसर बताना है। तो 14 का आंसर सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो जन्मदाता माने जाते हैं जॉन डेवी, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसके अनुसार शिक्षा जो है एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। थर्ड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम यदि समाज के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति में सहायक है
तो विद्यालय को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शिक्षार्थियों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में भी तर्कसंगत परिवर्तन करें। पाठ्यक्रम का उचित चयन एवं निर्माण करें ताकि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। उन पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करें जो प्राथमिकता के आधार पर शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, या शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं का निर्धारण करें तथा उनके अनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण करें। तो 15 में आंसर सही हो जाएगा। उन टेक्स्ट बुक का चुनाव करें जो शिक्षार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, मचान सिद्धांत का संबंध किससे है? सीखने में वयस्कों से सहायता प्राप्त करना, पिछले अधिगम का दोहराव, मापन की प्रक्रिया तेज करना, या बच्चों को स्थिर वातावरण प्रदान करना। तो मचान सिद्धांत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों को नई अवधारणाएं यानी न्यू कॉन्सेप्ट और स्किल्स को अर्जित करने में सहायता करते हैं और सहायक होते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर 16 में। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, 4 स्टेजेस बताई थी और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो इनमें से जो लास्ट स्टेज थी, देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये पहली अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक की है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर जो अंतिम अवस्था पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन में, अनुशासन से संबंधित समस्याओं को हल करने में, मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन करने में, या उपरोक्त सभी अध्ययनों में। तो बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है, तो देखिए बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता का पता लगाया जाता है और ये परीक्षण उपयोगी है व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक अपने विचारों को मानसिक स्तर पर वातावरण के प्रति समायोजित करता है तब यह प्रक्रिया जन्म देती है आत्मसम्मान को, चिंतन को, कल्पना को, या स्व अभिलाषा को। तो चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते समय भी जो है डियर एक्टिव रहती है ना। चिंतन जो है हम सोते टाइम भी जो है सोचते रहते हैं। जब बच्चा अपने विचारों को मानसिक स्तर पर वातावरण के प्रति समायोजित करता है तब यह प्रक्रिया जो है चिंतन को जन्म देती है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला है, जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं को समाप्त कर जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर दिए जाते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है व्यवहारीकरण, सामान्यीकरण, उत्तरदायीकरण, या अमान्यीकरण। तो आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा 20 में। देखिए समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से शामिल कर उनको शिक्षा के समान अवसर प्रोवाइड कराना। इसके अंतर्गत जो है सामान्यीकरण सिद्धांत काम करता है जिसमें प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों की सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो 21 में आंसर सही हो जाएगा। देखिए अपने छात्रों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझकर एक शिक्षक जो है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रोवाइड कराता है और बच्चे का डेवलपमेंट एक समय के बाद जो है बच्चे के व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं उसके चारों ओर जो है घूमता है और ये बताता है कि बच्चा जो है एक विशेष बदलाव से कैसे और क्यों गुजरता है और इस बदलाव से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 में आंसर सही हो जाएगा सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है, प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ शिक्षण को सहायता प्रदान कर शिक्षार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम के लक्ष्य को सुनिश्चित करती है।
इन व्यवहारों तथा अधिगम का लक्ष्य नहीं है। ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, क्रियात्मक या भावात्मक। तो 22 में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक लक्ष्य जो हैं, ठीक है डियर, ये ना शक्तियाँ जो होती हैं, मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ शिक्षण को सहायता प्रदान करके बालकों में निर्माण की जाती हैं, लेकिन संवेदात्मक लक्ष्य पूरे नहीं होते। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अगला है शिक्षार्थियों को उनके कार्यों की प्रतिपुष्टि देने के साथ उन मानकों को स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। कार्य है सुनियोजित मापन का, सुनियोजित आंकलन का, सुनियोजित अभिप्रेरणा का या सुनियोजित प्रयोगशाला का। तो देखिए, सुनियोजित आंकलन का कार्य होता है, ठीक है, शिक्षार्थियों को उनके कार्यों की फीडबैक देने के साथ उस मानक को स्थापित करना, ठीक है, जिसके लिए बालक जो है प्रयासरत है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। छोटे बच्चों में अवलोकनात्मक एवं गुणात्मक आंकलन का आधार है बच्चों द्वारा दूसरों के माध्यम से सीखी गई गतिविधियां, बच्चों द्वारा स्वयं सीखी गई गतिविधियां, शिक्षक द्वारा बच्चों को सिखाई गई गतिविधियां या परिवार द्वारा बच्चों को सिखाई गई गतिविधियां। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, आंकलन का कार्य होता है विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना। तो बच्चों द्वारा स्वयं सीखी गई जो एक्टिविटीज होती हैं उनको आंकलित करने के लिए अवलोकनात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया की जाती है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कुछ शिक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वे दर्शाते हैं अपने बुद्धि स्तर को, विद्यालय की असफलता को, परिवार की आर्थिक स्थिति को या अपनी सामाजिक बुराइयों को। तो आज की जो शिक्षा बाल केंद्रित है, आप सभी को पता है, जिसमें बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है और अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल होता है तो इससे विद्यालय की असफलता प्रदर्शित होती है। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। कुछ शिक्षार्थियों का विचार है कि बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेखन में। आपके अनुसार इस विचार का मुख्य कारण है सांवेगिक भिन्नता, रुचि भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता या तर्कनात्मक भिन्नता। तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि के जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण का आईक्यू कितना होता है। टर्मन के बुद्धि लब्धि के अनुसार सामान्य बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि का जो बच्चा होता है ना, उसका आईक्यू कितना है। 120 से 129, 70 से 79, 90 से 109 या 80 से 89। तो नॉर्मल बच्चे का आईक्यू होता है 90 से 109 के बीच में। अगला है, बाल विकास के मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है उचित है। विकास सर से पैर की तरफ होता है, विकास पैर से सर की तरफ होता है, विकास केंद्र से शुरू होकर आगे बढ़ता जाता है या विकास बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ होता है। तो 28 में आंसर सही हो जाएगा। एक बालक का प्रथम वर्ष में गतिक क्रमिक विकास जो है पारंपरिक स्वरूप के अनुसार होता है जो सर से पैर की ओर जो है बढ़ता है, सर से पैर की ओर होता है। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। कक्षा कक्ष में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है एक व्यवस्थित क्रम का आभास, कक्षा में होने वाले अधिगम की मात्रा, कक्षा के सदस्यों द्वारा उत्तम व्यवहार का प्रदर्शन या छात्रों में स्व निर्देशन प्रवृत्तियों का विकास। तो 29 में आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में डिसिप्लिन जो है इंपॉर्टेंट होता है और डिसिप्लिन से कक्षा का माहौल अच्छा होता है, टीचिंग प्रोसेस जो है इजी हो जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे में सेल्फ इंस्ट्रक्शंस की प्रवृत्तियों का विकास करना। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संबंध में जो कथन सही है वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में। तो 30 का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, ओके डियर। तो 30 में जो है इसका आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आराम से अपना जो है आंसर देख लीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको कुछ पूछना है व्हाट्सअप कर सकते हो 8295024375 पर। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।